आज का दिन आरव और महर की जिंदगी का सबसे खास दिन था। 2 साल तक फैमिली को मनाने के बाद आखिरकार उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग देवकुंड वैली के पहाड़ों में हो रही थी। देवकुंड एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। देवदार के ऊंचे पेड़, धुंध से लिपटी वादियां और नीचे बहता शांत झरना सब मिलकर उसे किसी फेरी टेल जैसा बना देते थे। वेडिंग वेन्यू एक हेरिटेज पहाड़ी रिजॉर्ट था। पेड़ों पर लटकती फेरी लाइट्स, वुडन प्लेटफॉर्म पर सजा मंडप, पीछे स्नो कैप्ड पीक्स का ब्रेथ टेकिंग व्यू और ठंडी हवा में फूलों की मीठी खुशबू। ढोल की गूंज, शहनाई की मधुर धुन, मेहमानों की हंसी, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। महर रेड वेलवेट लहंगा में सचमुच किसी परी सी लग रही थी और आरव क्रीम शेरवानी में कॉन्फिडेंट, खुश और सपनों से भरा हुआ। शादी के बाद सब मेहमान होटल में ही रुक गए थे, लेकिन आरव और महर ने डिसाइड किया था कि वो उसी रात हनीमून के लिए निकल जाएंगे। पैकिंग हो चुकी थी, बस अब नई जिंदगी की पहली रात, एक नए सफर की शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें सुबह चले जाना, तुम्हें पता नहीं क्या वो गांव वाला रास्ता कितना खतरनाक है। वहां पहले भी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। माँ, आप भी ना, हम सिर्फ शादी के लिए इस गांव आए हैं और आपको तो पता ही है यहाँ के लोग अफवाह फैलाने में कितने आगे होते हैं। शहर वालों को डराने में न जाने इन्हें क्या मजा आता है। हाँ मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। और आपको तो पता ही है, जो भी हो बहू, मैं इतनी रात को तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फ्लाइट तो दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। मैडम जी बिल्कुल सही कह रही हैं साहब, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। सालों से इस गांव का माहौल देखते आए हैं। कई शहर के लोग आए, हमारी मना करने के बावजूद भी उस रात वाले रास्ते से निकल पड़े। इसीलिए वो रास्ता अब बदनाम हो चुका है। अब तो शहर वाले भी रात के वक्त वहां से गुजारना की हिम्मत नहीं करते। समझा रहे हैं आपको, बात मान लेंगे तो बेहतर होगा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी आप खुद उठाएंगे। मुझे तो लगता है आप ही ने मां को डरा दिया है। ये फालतू की कहानियां बंद कीजिए और अंदर जाइए। हमें कल की फ्लाइट पकड़नी है और इसलिए हमें अभी निकलना ही होगा। आरव की मां और भोरा काका ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव और महर ने किसी की नहीं सुनी। अपना सामान उठाया और शादी वाली रात ही होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। सुबह की फ्लाइट पकड़कर उन्हें अपने हनीमून के सफर पर जो निकलना था। मालकिन, आरव भैया और मेहर भाभी हमारी बात बिना सुने इतनी रात उस भूतिया रास्ते पर निकल गए। अब हम सिर्फ भगवान से दुआ ही कर सकते हैं कि वो दोनों ठीक सलामत एयरपोर्ट पहुंच जाएं। जहां एक तरफ घर वाले बेचैन होकर दुआ कर रहे थे, वहीं आरव और महर अपनी कार लेकर गांव के उस भूतिया रास्ते पर पहुंच चुके थे। रास्ते की शुरुआत होते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ और अचानक तेज ठंड ने उन्हें घेर लिया, जैसे पल भर में ही उनकी गाड़ी किसी बर्फीली सुनसान जगह पर आ पहुंची हो। अरे यार आरव, एसी थोड़ा कम करो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुमने तो गाड़ी को बिल्कुल शिमला बना दिया है। अरे एसी तो पहले से नहीं बंद है, पता नहीं यहाँ आते इतनी ज्यादा ठंड कैसे बढ़ गई। शायद गांव का पहाड़ी इलाका है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। ठंड को नजरअंदाज करते हुए महर जल्दी से गाड़ी में गाने चला देती है। दोनों पति पत्नी म्यूजिक एंजॉय करते हुए सफर का मजा लेने लगते हैं। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे आरव की नजर अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ती है। उसे अपनी आंखों के सामने देखते ही आरव घबरा जाता है और तुरंत जोर से ब्रेक लगा देता है। आरव, कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? एक्सीडेंट करवाना है क्या? अभी मेरा सर सीधा डैशबोर्ड से टकरा जाता, मैं तो मुश्किल से बची हूँ। सॉरी महर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एक औरत अचानक गाड़ी के सामने आ गई थी, इसलिए ब्रेक लगाना पड़ा। अरे बाबा, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम औरत की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा। प्लीज गाड़ी चलाओ, वरना अगर ऐसे ही रुक रुक कर चलोगे तो पक्का हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मेहर की बातें सुनकर आरव ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर से गाड़ी चलाने लगा। मेहर खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन घने अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
धीरे धीरे बोर होते होते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब वो झट से जागी तो उसने आरव की तरफ देखकर कहा, आरव, मुझे वॉशरूम जाना है। यार इतनी रात को वॉशरूम जाओगी भी तो कहाँ? ये गांव का बिल्कुल सुनसान रास्ता है और आसपास दूर दूर तक कोई जगह या घर भी नजर नहीं आ रहा। पर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे जाना ही है। तुम गाड़ी साइड में लगा दो, मैं थोड़ा जंगल की तरफ हो आती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी साइड में रोक देता हूँ। तुम उतरकर चली जाना, लेकिन प्लीज ध्यान से जाना। हाँ बाबा, इतनी टेंशन मत लो, मैं बस अभी आई। इधर उधर नजर डालते हुए आरव ने कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी साइड में रोक दी। यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, तुम जाओ, मैं तब तक गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अरे तुम भी गाड़ी से बाहर आओ ना, यहाँ अंधेरा है। इतनी रात को अकेली जाने में अजीब लग रहा है। महर के कहने पर आरव भी गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास ही खड़ा हो जाता है। महर अंधेरे में थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है। वो अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलती है तभी उसके कानों में किसी के पायल की छन छन की हल्की सी आवाज गूंजती है। यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मैंने तो पायल भी नहीं पहनी, फिर ये छन छन की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद मेरी तरह किसी और को भी वॉशरूम आया होगा। छोड़ो, मैं यहाँ से चलती हूँ। मिहिर बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे फिर से वही पायलों की छन छन सुनाई देती है। उसे महसूस होता है जैसे अभी अभी उसके बिल्कुल पीछे से कोई औरत गुजरी हो। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। मिहिर के माथे पर डर के पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। अब वो तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से निकलने लगती है। हे भगवान, यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मैं अभी नींद से उठी हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। गांव वालों की बातें ही बार बार दिमाग में घूम रही थी, शायद इसी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा सा हाथ रख दिया हो। डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। हिम्मत जुटाकर जब उसने धीरे से पीछे देखा तो पता चला कि पेड़ की एक सूखी डाली उसके कंधे पर गिर गई थी। ये देखकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन फिर भी वो तेज कदम से वहां से भागकर बाहर आ गई। वो बुरी तरह घबरा चुकी थी और उसका चेहरा पसीने से पूरा भीग गया था। अरे महर, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये इतना पसीना, सब ठीक तो है ना? आरव, आरव, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा। प्लीज चलो यहाँ से। अरे बाबा, पर हुआ क्या है? मुझे क्लियरली बताओ तो सही है। अभी ये सब पूछने का टाइम नहीं है। आरव, प्लीज जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। महर जल्दी से आरव के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। आरव इंजन स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी नजर महर पर पड़ती है। उसके बाल खुलकर चेहरे पर बिखर गए थे और वो बिना पलक झपकाए सीधा सामने घूरे जा रही थी। अरे महर, ऐसे कैसे बैठी हो? सीधा बैठो ना। महर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुन क्यों नहीं रही हो? और ये बाल इस तरह खुले क्यों छोड़ दिए तुमने? आरव की बातों का महर पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो बिल्कुल चुप उसकी बात को नजरअंदाज करती रहती है। तभी आरव स्टीयरिंग व्हील से एक हाथ हटाकर उसके कंधे पर रख देता है और महर अचानक अपने बाल झटकती हुई बहुत ही तेज गुस्से भरी नजर से आरव की तरफ देखने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मरना चाहता है क्या? अपनी जिंदगी बिल्कुल प्यारी नहीं है तुझे? ये क्या बोल रही हो तुम महर? देखो, ये रास्ता वैसे ही मुझे पहले से अजीब लग रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आरव के बोलने के बाद भी महर उसे उसी तरह घूरती रहती है। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं और आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। डर के मारे आरव जोर से ब्रेक लगा देता है और महर को एक तेज झटका लगता है। महर, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? प्लीज मुझे बताओ ना, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? गाड़ी क्यों रोक दी थी तुमने? और ये क्या बोल रहे हो? हम अभी तक वही खड़े हैं क्या? इतनी देर से हम यहीं पर ही हैं। क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, महर, वो सब क्या था? मेरी आंखें, मेरी आवाज, इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है आरव? पता नहीं कौन सी अजीब अजीब बातें कर रहे हो तुम।
प्लीज बस गाड़ी चलाओ और इस बार ध्यान से चलाना, हमें एयरपोर्ट सही सलामत पहुंचना है। मेहर का अचानक बदला हुआ रवैया देखकर आरव के पसीने छूट जाते हैं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर हल्का सा कांपने लगते हैं। फिर भी वो खुद को संभालते हुए दोबारा ड्राइविंग शुरू कर देता है। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी अचानक मेहर बोल पड़ती है। यार अचानक से मेरा पूरा बॉडी बहुत हैवी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा नींद आ रही है। प्लीज गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोको ना, मैं पीछे वाली सीट पर जाकर थोड़ा लेट जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ, तुम आराम से उतरकर पीछे वाली सीट पर चली जाओ। आरव गाड़ी साइड में रोकता है। मेहर पैसेंजर सीट से उतरकर चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। आरव अपनी नजरें सड़क पर गहराई से जमाए हुए मध्यम रफ्तार में ड्राइव कर रहा होता है, जैसे हर मोड़ पर उसे कोई अनजाना सा डर महसूस हो रहा हो। पता नहीं मेहर को अचानक से क्या हो गया था, सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। मुझे जल्दी से इस रास्ते को क्रॉस करना होगा, कहीं कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। आरव ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। पीछे वाली सीट पर बैठी मेहर ने गाड़ी का शीशा खोल रखा होता है। वो अपनी गर्दन बाहर निकाले हुए होती है। उसके लंबे बाल तेज हवा में जोर जोर से लहरा रहे होते हैं और वो बिना पलक झपकाए एकटक बाहर अंधेरे में घूरे जा रही होती है। मेहर ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसा बचपना है? अरे अपना सिर अंदर करो। ऐसी हरकतें कोई करता है क्या? इट्स डेंजरस, समझ रही हो ना? प्लीज ये सब बंद करो। आरव के बार बार कहने पर भी मेहर अपना सिर गाड़ी के अंदर नहीं करती। उसकी जिद देखकर आरव को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। दिल तेज धड़कने लगता है। तभी अचानक मेहर अपनी गर्दन वापस अंदर खींच लेती है और शीशा जोर से बंद कर देती है। कुछ पल के लिए गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक भारी और बदली हुई आवाज में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगती है, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। मना किया था ना उन गांव वालों ने तुझे कि यहाँ से मत आना, फिर भी तू नहीं माना। अब जो भी तेरे साथ होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू खुद होगा। तुम ये क्या कह रही हो मेहर? प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मैं तुम्हारा पति हूं। ये मजाक नहीं है, आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात है। अपनी गलती का हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। डर के मारे आरव के हाथ पैर फूल चुके थे। घबराहट में अचानक उसका स्टीयरिंग व्हील पर से कंट्रोल बिल्कुल ही छूट जाता है। गाड़ी सीधा एक पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पेड़ से टकराने से बस कुछ पल पहले ही आरव जोर से ब्रेक लगा देता है। गाड़ी झटके से रुक जाती है और उसी वक्त मेहर अचानक जोर जोर से खौफनाक तरीके से हंसने लगती है। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं कोई भूतनी थोड़ी हूँ, मैं ही हूँ मेहर। आरव, जरा अपना चेहरा तो देखो, तुम तो सच में बहुत बुरी तरह डर गए हो। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। मेहर, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? तुम्हारी इस बेकार हरकत की वजह से हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाता तो तब क्या करती तुम, बताओ? हर बात मजाक नहीं होती मेहर, कभी कभी थोड़ा सीरियस भी रहना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो। अच्छा बाबा, सॉरी, आगे से मैं ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करूंगी। मेहर के माफी मांगने के बाद भी आरव ने उसकी तरफ एक बाल भी नहीं देखा। तब मेहर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल आरव झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और बहुत गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही डरावने लग रहे होते हैं। अचानक आरव मेहर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे जोर से धक्का देकर पीछे की तरफ ढकेल देता है। देखो अब बस करो ये गंदा मजाक, बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज गाड़ी रोको, मुझे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठना है। मेहर के इतना बोलते ही आरव धीरे से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाता है
और उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान फैल जाती है। उसका वो डरावना चेहरा देखकर मेहर बुरी तरह घबरा जाती है और फिर से घबराहट में उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। लेकिन आरव गाड़ी रोकने के बजाय एक्सेलरेटर और जोर से दबा देता है और गाड़ी की स्पीड और भी तेज हो जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आरव? आखिर तुम कर क्या रहे हो? स्पीड कंट्रोल करो वरना हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूं। इतना बोलकर आरव एक भयानक और डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगता है। तभी मेहर की नजर अचानक गाड़ी के मिरर पर पड़ती है। मिरर में झांकते ही मेहर के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह कांपने लगती है। मिरर में आरव का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और जला हुआ नजर आ रहा था। ये देखते ही मेहर की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। मेहर कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ही आरव अचानक गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाकर मेहर की तरफ देखता है, मेहर डर के मारे और भी ज्यादा कांपने लगती है। आरव की आंखें पलटकर बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा जला हुआ और बेहद डरावना लग रहा था। आंखों के नीचे पड़े गहरे काले गड्ढे साफ बता रहे थे कि उसके अंदर कोई अजीब और अदृश्य शक्ति समा चुकी है। बहुत शौक है ना तुम्हें डराने और मजाक करने का। देखो अब तुम्हारा वही मजाक सच बन चुका है। बताओ कैसा लग रहा है अपने ही मजाक को अपनी आंखों के सामने हकीकत बनते हुए देखकर। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर मेहर की रूह तक कांप उठती है। इससे पहले कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, आरव अचानक अपने दोनों हाथों से मेहर की गर्दन पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे बुरी तरह मोड़ लेता है। एक तेज चीख के साथ मेहर बिल्कुल शांत हो जाती है। ये देखकर आरव जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगता है और फिर गाड़ी दोबारा चला देता है। कुछ ही पल बाद गाड़ी सीधा सामने खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि आरव की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी उसके शरीर के अंदर से एक काली और डरावनी परछाई बाहर निकलती है और धीरे धीरे उस सुनसान और खौफनाक रास्ते पर कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह जब लोग उस टूटी हुई गाड़ी को देखते हैं तो आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आरव के घर वालों को इस भयानक हादसे की खबर दे दी जाती है। मैंने इन दोनों को कितना समझाया था, पर इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, गांव का ये भूतिया रास्ता किसी को भी सही सलामत नहीं छोड़ता। ये सब होना ही था। ये शहरी लोग पहले हमारी बात मानते नहीं और फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उस रास्ते पर मरने वाले लोगों में अब उन दोनों का भी नाम शामिल हो चुका था और आज रात फिर से गांव का वो भूतिया रास्ता अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर वापस आएंगे। तब तक टेक केयर।